क्या आप लोग जानते हैं इंडिया में एक ऐसा भी क्राइम हुआ था जिसका पता लगाना एकदम नामुमकिन था। इस क्राइम में ना तो कातिलों का पता चल पा रहा था और ना ही ये कत्ल का कि जिसका ये कत्ल हुआ है आखिरकार वो शख्स कौन है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो अपने माइंड को इतना ज्यादा दौड़ा सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे कत्ल भी सॉल्व कर देते हैं जो कि इम्पॉसिबल हैं। और ऐसा ही एक केस जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये जो केस है मुंबई बीच पर एक सूटकेस मिलना, और यहीं से ही ये स्टोरी शुरू हुई थी। तो क्या थी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में पिक में भी जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है मुंबई के महीम बीच से। यहां पर लोग हर रोज की तरह टहल रहे थे, समुद्र का एक जो अलग नजारा होता है वो नजारा ले रहे थे। और अचानक ही एक लहर आई और वो लहर अपने साथ एक सूटकेस लेकर आई। एक ऐसा सूटकेस जो ज्यादातर लोग नेशनल या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जब जाते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ये एक सूटकेस आया। जब लोगों को वो सूटकेस दिखाई दिया, लोग उस सूटकेस के पास गए। उन्हें लगा कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ खास चीज होगी, तो वो लोग इस सूटकेस को खोलकर देखने लगे। लेकिन जब उन्होंने उस सूटकेस को खोलकर देखा वो भी पूरा नहीं खुला था। थोड़ा सा ही जो सूटकेस खुला उसमें से इतनी गंदी बदबू निकली और उन शख्स ने उस सूटकेस में देखा कि इसमें तो कोई शरीर के अंग पड़े हुए हैं। तुरंत उन लोगों ने पुलिस वालों को कॉल किया। पुलिस वाले वहां पर आए, उन्होंने उस सूटकेस को पूरा खोला। खोलने के बाद उसमें यह दिखा कि लेफ्ट साइड का एक पूरा हाथ कंधे से लेकर उंगलियों तक और राइट साइड की पैर जो जांघ से लेकर पैर की उंगलियां होती है इतना पूरा पैर, और इसके साथ एक पॉली बैग मिला। इस पॉली बैग के अंदर आदमी के प्राइवेट पार्ट कटे हुए थे और ये सारा कुछ पैक करके रखा गया था। और इसके साथ उसमें कुछ कपड़े वगैरह भी पड़े हुए थे। कपड़ों में 2 शर्ट्स थी और एक पैंट थी। एक रेडीमेड शर्ट थी और एक शर्ट सिलवाई गई थी, वो साफ पता चल रहा था। तो यहां पर पुलिस वाले अब उस पूरे महीम बीच पर देखने लगे कि क्या कोई और बैग भी यहां पर है। यहां पर कुछ लोग तो समुद्र का बहुत बढ़िया नजारा ले रहे थे और वहां कुछ मछुआरे थे जो कि मछलियां वगैरह पकड़ने के लिए आए हुए थे। तो पुलिस वाले उन मछुआरों को बुलाते हैं कि तुम इधर आओ, हमारी बात सुनो। उन्हें बुलाया गया, उन्हें यह कहा गया कि तुम बीच के अंदर जाओ, वहां पर जाकर देखो कोई ऐसा सूटकेस और तैर रहा है क्या, अगर है तो तुम उसे यहां किनारे लेकर आओ। मछुआरों को अब बीच के अंदर भेज दिया गया। वहां पर वो सूटकेस की तलाश करने लगे, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी और सूटकेस नहीं मिला। और जो पुलिस वाले थे वो बीच के किनारों पर देख रहे थे कि हमें क्या पता इसी बॉडी के टुकड़े और जो हैं वो हमें मिल जाएं। लेकिन ना पुलिस वालों को उस बीच के किनारे पर कुछ मिला और ना ही मछुआरों को उस बीच के अंदर कुछ मिला। जब पुलिस वालों को वहां बीच पर और समुद्र में कुछ भी नहीं मिला तो पुलिस वालों ने वो सूटकेस फोरेंसिक के लिए लैब में भिजवा दिया। और लैब में भिजवाने के बाद जब वहां पर जो डॉक्टर्स वगैरह थे वो लोग अब इसकी चेकिंग करने लगे। जो उसके हाथ पैर थे उस पर वो लोग ये देख रहे थे क्या हमें इस पर से फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं। उन्होंने अब उस हाथ और पैर को पूरा स्कैन करना शुरू कर दिया। जब वहां से उन्हें जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले उन्होंने वो कलेक्ट किए और वो अपने डाटा में देखने लगे कि क्या हमें कोई ऐसा शख्स मिल सकता है कि ये फिंगरप्रिंट उस शख्स से मैच कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों को यह बहुत अच्छे से बात पता होगी कि हमारा इंडिया अभी इतने तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप नहीं हुआ है कि ये लोग हर एक आम शख्स के भी फिंगरप्रिंट्स का डाटा रख सकें। क्रिमिनल्स का ही डाटा ज्यादातर हमारे यहां इंडिया में मिलता है और जो बाहर की हैं वो आम लोगों का भी डाटा सारा अपने पास रखते हैं ताकि कोई वारदात हो और वहां से कोई फिंगरप्रिंट मिले तो तुरंत उससे मैच कर लिया जाए और उस शख्स को वहां से उठा लिया जाए। लेकिन यह सुविधा अभी इंडिया में नहीं है। तो ऐसे ही पुलिस वाले अब इस चीज का पता लगा रहे थे और साथ ही वो बीच के पास जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रहे थे। तो ये डॉक्टर्स ने बताया था कि उन टुकड़ों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि इसकी मौत करीबन 4 से 5 दिन पहले हुई है। तो ये 2 दिसंबर का दिन चल रहा था तो उन्हें ये लगा कि ये नवंबर के एंड में ये सब कुछ इसके साथ किया गया होगा। तो पुलिस वाले अपने आसपास की हर एक पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट भेज देते हैं कि आपके पास कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है जो कि इस केस से मैच होती हो। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली जो कि इस केस के साथ मैच होती हो। और जब पुलिस वाले इस चीज का कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे थे तो ये केस उसके बाद सीबीआई को सौंप दिया गया। अब यहाँ पर पुलिस वाले दोबारा से उस सूटकेस पर आकर खड़े हो चुके थे।
पुलिस वाले अब उस सूटकेस को ध्यान से देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सूटकेस में कुछ खास है, लेकिन उन्हें वो सूटकेस कुछ भी खास नहीं लगा, क्योंकि वो एकदम आम सूटकेस था जो लोग आने जाने के लिए अपने सामान के लिए उसे प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही उसमें अब शर्ट्स थी, जिसमें से एक शर्ट सिलवाई गई थी, ये साफ पता चल रहा था, और उस शर्ट की कॉलर पर एक स्टिकर लगा हुआ था, एल्मो मेंस वियर। पुलिस वाले इस शॉप के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं कि ये शॉप कहां पर है। जब पुलिस वालों को पता चला ये शॉप कुर्ला वेस्ट में है, और ये जो सीबीआई वाले थे इन्होंने अब यहां पुलिस वालों की 5 टीमें बना दी थी। 5 टीमें इसीलिए कोई सीसीटीवी खंगाल रहा था, कोई कागजी कार्रवाई कर रहा था, कोई ये सारा डाटा बड़े ऑफिसर्स को दे रहा था। तो यहां ऐसे काम चल रहा था। तो इन्हीं पांचों टीम में से एक टीम कुर्ला वेस्ट पहुंची उस एल्मो मेंस वियर शॉप पर। वहां पर जाने के बाद उन्होंने उस जो वहां पर टेलर था उससे पूछा कि ये शर्ट है, आपके पास ऐसी कोई शर्ट सिलवाने के लिए आया था या नहीं। तो उसने कहा हाँ ये है तो मेरी ही शॉप का स्टिकर, जरूर ये शर्ट यहीं से सिली हुई है, मैं आपको अभी बताता हूं। वो जो दर्जी था वो अपना सारा डाटा लेकर आता, जो भी उसके पास रजिस्टर था, उस रजिस्टर को वो चेक करने लगा कि ये शर्ट कब सिलवाई गई थी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी दर्जी के पास शर्ट पैंट या कुछ भी सिलवाने के लिए जाते हैं तो वो उस जो भी वो कपड़ा होता है उसका छोटा सा टुकड़ा उस बिल के साथ अटैच करके रख देता है ताकि इसे ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहां उस दर्जी को वो बिल मिल चुका था, उस बिल के ऊपर वही शर्ट का कपड़ा थोड़ा सा स्टेपल करके लगाया गया था। तो ये साफ पता चल रहा था कि ये वही शर्ट है, उसे डिजाइन की है, और ये शख्स भी कह रहा है कि ये शर्ट उसी ने सिली है। अब यहां पर उस बिल के ऊपर एक नाम लिखा गया था, बेनेट रबेलो। इसके अलावा उस बिल के ऊपर कुछ भी नहीं था, ना तो यहां पर उसका मोबाइल नंबर था और ना ही उसका वो एड्रेस, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नाम था, बेनेट रबेलो। यहां पर अब पुलिस वाले बहुत कंफ्यूजन में आ चुके थे, क्योंकि पहले एक सूटकेस, उसके अंदर 2 शर्ट, यहां डेड बॉडी के जो अलग अलग पार्ट मिले थे, उसके बाद एक दुकान का नाम पता चला, दुकान पर आने के बाद अब एक आदमी का नाम पता चला, बेनेट रबेलो। इसके अलावा पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला। अब ऐसे ही काम करते हुए एक पुलिस ऑफिसर का दिमाग ठनका, उसे यह लगा अब ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये हम सोशल मीडिया का ही सहारा ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी शख्स को ढूंढना चाहते हैं तो हम सबसे पहले आज के टाइम पर अगर सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो वो शायद हमें बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। पुलिस वाले के दिमाग में भी ऐसे ही बात आई। बहुत से प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यहां पर उस पुलिस वाले ने फेसबुक पर यह नाम सर्च किया, बेनेट रबेलो। ऑब्वियसली ये नाम सर्च करते ही एक बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें इसी नाम के कई अलग अलग शख्स होंगे। तो इसमें से उन्हें अब यहां इस शख्स को ढूंढना था, लेकिन इन पुलिस वालों को ना तो इस बंदे की शक्ल का पता था, ना ही हुलिये का पता था, और ना ही कुछ और। लेकिन फिर भी पुलिस वाले फेसबुक पर बेनेट रबेलो सर्च करके इस शख्स को ढूंढ रहे थे, और पुलिस वाले हर एक फोटो को ध्यान से देख रहे थे जिसने आधी बाजू की टी शर्ट या फिर निक्कर वगैरह जो शॉर्ट्स वगैरह डाल रखी होंगी। तो उन फोटो को वो क्लियरली बड़े ही गौर से देख रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों को यहां एक हाथ और एक पैर मिला था। और ऐसे ही पुलिस वालों को एक फोटो भी दिखी जहां एक शख्स के हाथ और पैर साफ दिख रहे थे, और ये हाथ और पैर उसी साइज के थे, उसी शेप के थे जो उन्हें उस सूटकेस में कटे हुए मिले थे। तो पुलिस वालों को लगा कि हां यह बंदा हो सकता है। पुलिस वालों ने उसकी प्रोफाइल खोली, उसके प्रोफाइल के अंदर गए, उसकी सारी फोटोज खंगाल मारी, और उन फोटोज के अंदर पुलिस वालों को एक शर्ट दिखाई दी, वही शर्ट जिस शर्ट के थ्रू पुलिस वाले उस दुकान पर पहुंचे थे, उस दर्जी की दुकान पर पहुंचे थे जहां से उन्हें ये बेनेट रबेलो नाम पता चला था। ये शर्ट का डिजाइन सेम था, कलर सेम था, हर एक चीज सेम थी, और वहीं पर उन्हें उस फेसबुक आईडी के अंदर इस शख्स का रियल पूरा नाम और इसका पता, मोबाइल नंबर, सब कुछ मिल चुका था। अब यहां कितनी हैरानी की बात है, सिर्फ एक नाम के जरिए इन्होंने उस शख्स का एड्रेस तक पता लगा लिया था। ऐसे ही जब उन्हें पता चला कि यह शख्स मुंबई के ही एक इलाके में रहता है, तो ये लोग डायरेक्ट अब उसके घर की ओर बढ़ने लगे। जब ये पुलिस वाले उसके घर की ओर गए तो देखा घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। उन्होंने आसपास से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके साथ तो इसकी एक बेटी है, वो रहती है। पुलिस वाले और पूछताछ करने लगे। अब यहां उन्हें थोड़ा सा ये माइंड में आ रहा था कि बेनेट रबेलो की तो यहां टुकड़े मिले हैं, लेकिन उसकी बेटी कहां है? कहीं उसकी बेटी के साथ भी उन दरिंदों ने ये सब कुछ तो नहीं कर दिया जो कि बेनेट रबेलो के साथ किया है। ऐसे ही पुलिस वाले परेशान हो रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर
बेनेट रेबेलो के साथ ये हुआ है तो उसकी बेटी कहां है, और घर पर ताला लगा हुआ है तो यानी कि उसकी बेटी भी खतरे में है। पुलिस वाले अब वापिस से अपने उस पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां से कागजी कार्रवाई करते हैं, कोर्ट से जो भी जज वगैरह के साइन चाहिए होते हैं, उस घर को खंगालने के लिए, ताला तोड़ने के लिए पुलिस वाले वापिस से बेनेट रेबेलो के घर गए, ताला तोड़ा, हर एक चीज को खंगाल मारा, सारा घर उलट पुलट इन्होंने कर दिया कि हमें बस यहां से कोई सबूत मिल जाए जो कि हम इस लड़की तक पहुंच जाएं और इन असली कातिल तक पहुंच जाए कि बेनेट रेबेलो को मारा किसने है। तो ऐसे ही पुलिस वालों को वहां पर एक डायरी मिली। पुलिस वालों को वो जो वहां डायरी मिली थी उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ था, और असल में ये डायरी बेनेट रेबेलो की बेटी आराध्या पाटिल की थी। आराध्या पाटिल ने उस डायरी में एक ही चीज लिखी हुई थी, सॉरी 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 डैड, आई एम रियली सॉरी, सॉरी फॉर यू। मैंने उस शख्स को ही मार दिया जिसने मुझे रहने की जगह दी थी, मैंने अपने पिता को मार दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी। सिर्फ यहां पर इस डायरी के एक पेज पर यह सब कुछ लिखा हुआ था। अब पुलिस वाले ये सोच रहे थे क्या इस आराध्या पाटिल को बेनेट रेबेलो ने गोद लिया था, क्या ये उसकी गोद ली हुई बेटी है? अगर ये उसकी बेटी है तो इसने उसे मारा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? पुलिस वालों को जो नंबर मिला था वो आराध्या पाटिल का था। उस नंबर पर पुलिस वालों ने कॉल मिलाई लेकिन वो फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नंबर बनता तो कुछ नहीं किया जा सकता था। यहां पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते थे। और ये जो आराध्या पाटिल थी इसे लोग रिया के नाम से भी जानते थे। और ऐसे ही पुलिस वाले जब वेट कर रहे थे तो एक टाइम आया, आराध्या पाटिल का मोबाइल नंबर ऑन हो गया, पुलिस वालों को उसकी लोकेशन मिल चुकी थी। पुलिस वाले सीधा डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए उसकी लोकेशन पर पहुंचे, और लोकेशन पर पहुंचते ही पुलिस वाले आराध्या के सामने जाकर खड़े हो गए। उसने कहा कि क्या तुम आराध्या पाटिल हो उर्फ रिया, तुम बेनेट रेबेलो की बेटी हो क्या? उसने कहा जी हां, मैं बेनेट रेबेलो की बेटी हूं। पुलिस वालों ने पूछा कि बेनेट रेबेलो कहां पर है? तो उसने बताया कि बेनेट रेबेलो म्यूजिशियन है, वो किसी कॉन्सर्ट के लिए बाहर विदेश गए हुए हैं। तो पुलिस वालों ने वो जो डायरी थी वो अपने साथ लेकर आए हुए थे। उन पुलिस वालों ने वो डायरी आराध्या पाटिल को दिखाई और उस डायरी को ओपन किया और कहा कि ये देखो, ये तुमने ही लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये तुमने क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ ये समझा दो, अगर हमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा तो हम वापस चले जाएंगे। इतने में आराध्या पाटिल और प्रिया वहां फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा जी हां, ये सब कुछ मैंने लिखा है, ये सब कुछ किया भी मैंने है, मैंने ही अपने डैड को, अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। अब आराध्या को सीधा पुलिस वाले पुलिस स्टेशन लेकर आए और उससे सारी सच्चाई के बारे में पूछने लगे। और आराध्या ने एक ऐसी चीज बताई जिसे सुनकर आप लोग भी एकदम दंग रह जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस आराध्या पाटिल और प्रिया ने बताया कि जो मेरे पिता बेनेट रेबेलो हैं, इनकी पहले 2 बार शादी हो चुकी है और इनकी दोनों पत्नियों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद वो एक लड़की को सड़क से उठाकर घर लेकर आए। इसका नाम रिया रखा गया और लीगली नाम आराध्या पाटिल रखा गया। इन्होंने ऑफिशियली तरीके से इसे अडॉप्ट कर लिया था। तो उसके बाद इन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की, मुझे खाना पानी दिया, खिलाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे एक काबिल लड़की बनाने की पूरी कोशिश की। और ऐसे ही चलते चलते सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन, यानी कि ये नवंबर का महीना चल रहा था, नवंबर 2019 का, इससे करीब 4 महीने पहले की बात है, यानी कि अगस्त के महीने की बात है। आराध्या उर्फ रिया ये सिद्धि विनायक मंदिर गई हुई थी। तो वहीं पर इसे एक लड़का मिला जिसकी उम्र करीब सिर्फ 16 साल की थी और यहां आराध्या 18 साल की थी। ये दोनों आपस में मिले, इनके बीच दोस्ती हुई, इन्होंने एक दूसरे से मंदिर में ही नंबर एक्सचेंज किया। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते गए, इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होने के बाद यहां आराध्या और इसके लड़के के बीच में जब बातचीत चल रही थी तो ऐसे ही बातों बातों में उसने उसके पिता के बारे में पूछा। तो आराध्या ने कहा मेरे पिता, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूं और ये बहुत मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं, मेरी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन इसके बदले ये मेरा यौन शोषण करते हैं। यहां जब उस 16 साल के लड़के को ये सारी बातें आराध्या ने बताई तो वो एकदम गुस्से से पागल हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तुम ये सब क्यों सह रही हो, तुम पुलिस के पास जाओ, उन्हें सजा दिलवाओ, वो सजा के हकदार हैं, तुम ये सब क्यों नहीं करती। यहां जब भी वो लड़का आराध्या से बात करता था तो वो हमेशा बेनेट रेबेलो के बारे में सबसे पहले पूछा करता था। तो और ऐसे ही पूछताछ करते हुए वो जब भी बेनेट रेबेलो का नाम लेता
उसके बारे में बहुत गंदा बोलता। यहाँ जो आराध्या थी वो भी अब इस बात से बहुत इरिटेट हो चुकी थी कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ये इसका बिल्कुल हक नहीं है मेरे ऊपर इतना जुल्म ढाने का। तो इसने आगे पुलिस वालों को ये क्लियर करते हुए कहा, और मेरे बॉयफ्रेंड ने जब बेनेट रेबेलो के बारे में इतना कुछ कहा तो मुझे उसका नाम सुनते ही अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तो एक दिन आराध्या अपने घर पर थी 23 नवंबर 2019 को। यहां इन्होंने ये तय किया कि अगर हम इन्हें सजा नहीं दिला सकते तो हम इसका काम तमामी कर देंगे। ये लोग अब प्लानिंग करने लगे कि बेनेट रेबेलो को अब कैसे खत्म करना है। 23 नवंबर से अब यहां 26 नवंबर आ चुका था। 26 नवंबर के दिन आराध्या अपने घर थी, बेनेट रेबेलो बाहर गए हुए थे और आराध्या का बॉयफ्रेंड उस दिन घर पर आया। बेनेट रेबेलो तो थे नहीं, आपस में बातचीत करने लगे और ऐसे ही इसी दौरान अचानक से बेनेट रेबेलो घर पर आ चुके थे और वो अपनी बेटी आराध्या से बात करने लगे। तो आराध्या एकदम से अपने डैड के ऊपर चिल्लाने लगी, यानी कि बेनेट रेबेलो के ऊपर, कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, आप किसी इस चीज के हकदार ही नहीं हो कि आप मेरे साथ ये सब करो, मेरे साथ आप यौन शोषण नहीं कर सकते। आपने मुझे गोद लिया था तो आपका फर्ज था मुझे पालना पोसना, मेरी इच्छाओं को पूरा करना, मेरे फ्यूचर को सेट करना, लेकिन आप तो मेरे साथ ही मेरे शरीर के साथ ही गलत कर रहे हैं। मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहती हूं, आप इस चीज को रोक दो, आप नहीं कर सकते। इतने में जब बेनेट रेबेलो को लगा कि इसके दोस्त ने अब इसे बहुत ज्यादा भड़का दिया है, अब यहां पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो बेनेट रेबेलो अपना गिटार उठाकर आराध्या की ओर बढ़ने लगा। इतनी देर में जो आराध्या पाटिल का दोस्त था वो पीछे से आया, उसने बेनेट रेबेलो के सिर के ऊपर इतनी जोर पता नहीं किसी भारी चीज से वार किया और वहां बेनेट रेबेलो नीचे जमीन पर गिरा, एकदम बेहोश हो चुका था। जिंदा था, सिर्फ बेहोश था। इतने में उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था, उन दोनों ने, आराध्या और उसके बॉयफ्रेंड ने, उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। ऐसे ही मारने पीटने में उनके हाथ जो लगा वो उस चीज से उसे मारने लगे। उनके हाथ में कोई मच्छर कॉकरोच मारने वाला स्प्रे लगा, उसका मुंह पकड़कर उन्होंने वो स्प्रे की बोतल सारी की सारी उसके शरीर के अंदर, उसके मुंह के अंदर खाली कर दी। वो फिर भी जिंदा था, बेनेट रेबेलो फिर भी उस टाइम पर जिंदा था। अब यहां ये लोग बेनेट रेबेलो को बाथरूम में लेकर गए। बाथरूम ले जाने के बाद ये किचन में गए, वहां से चाकू वगैरह लेकर आए और उन्होंने बेनेट रेबेलो के ऊपर इतने तेज और इतने गंदे तरीके से वार किए कि बेनेट रेबेलो की वहां अब मौत हो चुकी थी। अब ये क्या करते और क्या ना करते, अब इन्हें सिर्फ बेनेट रेबेलो को ठिकाने लगाना था, वो कैसे लगाया जाए। तो ये लोग शाम को एकदम शांत होकर घर से बाहर गए। जो भी इन्होंने बड़े बड़े चाकू लिए, पॉली बैग्स लिए, जो रस्सी वगैरह थी, जो भी इन्होंने जो इस चीज के लिए सामान लेना था, हथौड़ा वगैरह, वो सब लिया। ये लेने के बाद ये वापस घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगे। टुकड़े करने के बाद इन्होंने उस बॉडी से सारा खून बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद जो एक हाथ और पैर था उससे खून खत्म ही नहीं हो रहा था, तो ये एक बैग भी साथ लेकर आए थे। तो उस बैग के अंदर इन्होंने एक हाथ डाला, एक पैर डाला, उसका प्राइवेट पार्ट डाला, पॉली बैग में डालकर उन्होंने बैग को बंद कर दिया। खून रिस रहा था, उन्हें यह था कि भाई ये खून बैग से बाहर ना जाए, तो इसीलिए उन्होंने बेनेट रेबेलो की शर्ट्स और पैंट डालकर उसके ऊपर ढंग से लपेट दिया ताकि वो कपड़े इस ब्लड को सोख लें। इसके बाद ये लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद एक बीच पर गए, एक समुद्र के पास जाकर उन्होंने वहीं पर उस सूटकेस को फेंक दिया। अब इन्हें क्या पता था कि लहरों के सारे ये सूटकेस अब महिम बीच पर आ जाएगा। वहां पर जाते ही लोगों को पता चला, लोगों ने खोलकर देखा, पुलिस वालों को बुलाया और इस केस का खुलासा हो चुका था। अब आराध्या पाटिल को अरेस्ट कर लिया गया। थोड़े दिनों में उसके बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो नाबालिग था, 16 सालों का था, तो उसे बालसुदा गृह में भेज दिया गया। यहां आराध्या 18-19 साल की हो चुकी थी, तो इसे सजा दी, इसे जेल में डाल दिया गया। और ये थी पूरी कहानी बेनेट रेबेलो और आराध्या पाटिल और उसके बॉयफ्रेंड की। आप बताइए, आप लोगों ने क्या पहले कभी इस स्टोरी को सुना था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सदफ नावेद को, कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।